हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज से हम लोग साइंस NCERT से पढ़ेंगे। बिल्कुल शुरुआत से क्लास 6 से शुरू करेंगे और क्लास 8 तक की साइंस की बुक को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पार्ट है भोजन के घटक। तो चलिए आज इस लेसन में भोजन के घटकों के बारे में जानेंगे। वो लिखा है, पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। आगे लिखा है, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से क्या होता है? ये सारणी जिसके बारे में ऊपर बताया गया था कि पंजाब में मक्के की रोटी खाई जाती है। दाल या मांस का व्यंजन, तो दाल का व्यंजन वहाँ राजमा खाया जाता है। सब्जी में सरसों का साग खाया जाता है और अन्य व्यंजन में दही और घी खाया जाता है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का लिखा है, अन्न का व्यंजन है चावल। दाल मांस का व्यंजन है अरहर की दाल तथा रसम, चारू। सब्जियां, कुंदरू और अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी और अचार। तो इस सारणी में और भी ऐसे ही जोड़ने हैं। आगे लिखा है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलती है। इस कच्ची सामग्री की संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में लिखिए। लिखा है, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलेनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परमाणुओं तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परिणाम को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या किसी अन्य उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विज्ञान तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से भी तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन पाए जाने वाले भोजन में मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो ये याद रखना है कि जो हमारा भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं।
अब यहाँ पे लिखा है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भी परखने में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाए। अब लिखा है मंड के लिए परीक्षण, तो कैसे करना है देख लेते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालें। तनु आयोडीन कैसे बनाना हो ये बताया गया है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इस परीक्षा को अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को 1.2 में लिखिए, यानी इस वाली साइड में लिखना है। अब प्रोटीन के लिए परीक्षण लिखा है, कैसे करना है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले इसका पेस्ट अथवा फ्यूल बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परफरनी में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परफरनी में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परफरनी को रख लीजिए। आपने क्या देखा? क्या परफरनी का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। तो यदि अगर खाद्य पदार्थ का रंग हो जाए बैंगनी तो पता चल जाएगा कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब लिखा है वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको उस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की स्थिति दर्शाता है। जैसे कि अगर आप मूंगफली में या तेल लें और उसको कागज पर अगर थोड़ा थोड़ा से उसको कूटेंगे तो आपको इस प्रकार कागज पर तेल के धब्बे दिखाई देंगे। आगे लिखा है खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़ेंगे। कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण दर्शाते हैं क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिनमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? अब यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? मक्का है, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी, गेहूँ, चावल, बाजरा। तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो आगे इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। यहाँ देख लीजिए ये वसा के कुछ स्रोत हैं। एक पादप स्रोत है और एक जंतु स्रोत है। यहाँ पर ये पादप स्रोत है सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, यानी ये पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली,
गिरी और तिल। और ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं मांस, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडे और मछली। अब यहाँ पर विटामिन ए के कुछ स्रोत छपे हुए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं गाजर, इसमें विटामिन ए होता है, पपीता, दूध, आम, मछली का तेल। यहाँ पर विटामिन बी के कुछ स्रोत छपे हुए हैं, जैसे चावल, यकृत और गेहूं। विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं, संतरा, जैसे खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर, अमरूद, लेकिन हरी मिर्ची में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो इस हरी मिर्ची को याद रखना है, खट्टे फलों में तो पाया जाता है पर हरी मिर्ची में भी पाया जाता है। और नींबू और आंवला। यहाँ विटामिन डी के कुछ स्रोत है, कौन कौन से हैं? मछली है, अंडे हैं, मक्खन है, दूध है और ये यकृत भी यहाँ पर छपा हुआ है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो सूर्य की किरणों में भी पाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए प्रोटीन के कुछ स्रोत छपे हुए हैं। प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? चने में पाया जाता है, मूंग भी पाया जाता है, तुअर दाल में पाया जाता है, राजमा में, मटन में, ये सब में प्रोटीन पाया जाता है। और ये पादप स्रोत है, यानी ये पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ये जंतु स्रोत है, इनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन सी है? मांस है, अंडे हैं, दूध है, पनीर है और मछली है। अब आगे पढ़ते हैं। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। आगे लिखा है विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। और ये किस किस में पाया जाता है वो ऊपर बता दिया है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों में लड़ने में हमारी सहायता करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 और 1.9 में दिखाए गए हैं। यहाँ लिखा है हमारा शरीर भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य की प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को दर्शाया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप आयोडीन के कुछ स्रोत पालक है, अदरक, मछली, तो इनमें आयोडीन पाया जाता है। फास्फोरस के कुछ स्रोत कौन कौन से हैं? चावल, गेहूं, हरी मिर्च, केला और दूध। लौह तत्व के कुछ स्रोत कौन कौन से हैं? पालक है, सेब है, अमरूद है। कैल्शियम के कुछ स्रोत कौन कौन से हैं? दूध है और अंडे, इनमें कैल्शियम पाया जाता है। आगे लिखा है अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। इस बात को अवश्य देखा होगा, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रूक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रूक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादन से होती है। रूक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं।
वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। वृक्षांश जो है बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आगे लिखा है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब जानते हैं संतुलित आहार के बारे में। लिखा है, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में भी सभी पोषक उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, यानी जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, वृक्षांश भी हो और जल भी हो, तो ऐसा आहार संतुलित आहार कहलाता है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, केंद्रित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बोझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा दे। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर
वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। यानी अगर हम अपने भोजन में अत्यधिक वसा को शामिल करते हैं तो हमारा वजन जो है वो अत्यधिक हो जाता है। अभावजन्य रोग। अब अभावजन्य रोग कौन कौन सी है? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति इसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिस। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक अनुपस्थित हैं तो इसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। यानी अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में तो वृद्धि रुक जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों का रंग हो जाता है और त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। और यदि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही हम अपने भोजन में ना लें तो व्यक्ति जो है बहुत दुबला पतला हो जाएगा और वह इतना कमजोर हो जाएगा कि चल भी नहीं सकेगा। आगे लिखा है विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाए गए। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब यहाँ ये सारणी दी गई है और इसमें बताया गया है कि किस विटामिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले लिखा है विटामिन ए। विटामिन ए तो इसकी कमी से हो जाती है क्षीणता, दृष्टिहीनता। लक्षण इसकी क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना जिसे रतौंधी में कहते हैं, और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कमजोर हो जाती है दृष्टि और रतौंधी रोग हो जाता है, यानी रात में दिखाई नहीं देता है। आगे लिखा है विटामिन बी, तो इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। लक्षण इसकी क्या है? दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। लक्षण इसके क्या है? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी हड्डियां जो है इतनी मुलायम हो जाती है कि वो मुड़ जाती है और उनका आकार जो है विकृत हो जाता है। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय हो जाते हैं, यानी दांत टूटने लगते हैं कैल्शियम की कमी से और अस्थियां भी क्षय हो जाते हैं। इसके लक्षण क्या है? कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन, इसकी कमी से घेंगा हो जाता है, इसे गोइटर भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मातृ लौह, इसकी कमी से क्या हो जाता है? अरक्तता, और इसका लक्षण जो है वो है कमजोरी। तो इसमें क्या था कि विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा और लक्षण उनके क्या है इन्हें भी जाना। आगे लिखा है यह FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। ये वाला लोगो ये आप देख सकते हैं। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि भोजन के मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध, नमक में प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना। अब सारांश में पढ़ लेते हैं।
क्या क्या है, इस पाठ का सारांश क्या है? हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त लवण और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो आज के लेसन में संतुलित आहार के बारे में जाना, विटामिन के स्रोत, वसा के स्रोत, विटामिन ए के स्रोत, विटामिन बी के स्रोत, विटामिन सी के स्रोत, इन सब के बारे में जाना है। और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट क्यों आवश्यक है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।